बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम कवर किया था। आज के टॉपिक में हम लोग जो है वो वेलोसिटी इन एसएचएम की बात करेंगे। वेलोसिटी को समझने के लिए मैंने एक सिंपल डायग्राम बनाई है, एक सिंपल पेंडुलम की, जो कि आपको एसएचएम परफॉर्म कर रहा है। हम मास स्प्रिंग सिस्टम की डायग्राम बनाएं तब भी वेलोसिटी का वही मेथड होगा कैलकुलेट करने का जो सिंपल पेंडुलम के लिए है। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई बॉडी एसएचएम परफॉर्म करे तो ड्यूरिंग एसएचएम जब वो अपनी मीन पोजीशन से गुजरेगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जब वो मीन से एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होगा उसकी वेलोसिटी ग्रेजुअली डिक्रीज़ करेगी, और एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगी। और जब वो दोबारा एक्सट्रीम से मीन पोजीशन की तरफ आएगा तो अगेन उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या कर रही होगी, इंक्रीज़ करेगी। तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए वेलोसिटी डिक्रीज़, एक्सट्रीम से मीन की तरफ आते हुए वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। अब अगेन अगर बॉडी जो है वो नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है तो जब बॉडी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज़ करेगी, एक्सट्रीम से दोबारा मीन की तरफ आएगा तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करेगी। तो इन शॉर्ट बात यह है कि मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम है ना, तो जब बॉडी ड्यूरिंग एसएचएम टुवर्ड्स मीन पोजीशन आएगा, यानी जब बॉडी मीन पोजीशन के टुवर्ड्स मूव करेगा तो देखना वेलोसिटी इंक्रीज़ कर रही है क्योंकि मैक्सिमम की तरफ आ रहा है। और जब मीन से बॉडी अवे जाएगा यानी मैक्सिमम वेलोसिटी से दूर जाएगा तो दोनों केसेस में देख लें उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। हम दो जगहों पर इसकी वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, एक मीन पोजीशन से अगर वो मोशन स्टार्ट करे और अगर वो मोशन अपनी एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करे तो उसकी इक्वेशन हम कब लिखेंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एट टी इक्वल टू ज़ीरो इफ़ बॉडी इज एट मीन पोजीशन। तो मैंने बच्चों लिखा है टी इक्वल टू ज़ीरो का मतलब होता है जब हम एक्सपेरिमेंट शुरू कर रहे हैं, इफ़ बॉडी इज एट मीन पोजीशन ड्यूरिंग एसएचएम, यानी बॉडी उस वक्त मीन पोजीशन से पास कर रहा हो ड्यूरिंग एसएचएम, उस वक्त उसकी जो वेलोसिटी की इक्वेशन हम लिखेंगे v इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉज ऑफ ओमेगा टी होगी। ये तब की बात है कि जब वो t इक्वल टू ज़ीरो पे मीन पोजीशन से गुजर रहा होगा। इसी तरह अगर हम बच्चों हम ले लें एट t इक्वल टू ज़ीरो, तो मैंने लिखे इफ़ बॉडी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, यानी जब t इक्वल टू ज़ीरो हो और बॉडी जो है वो एक्सट्रीम पोजीशन पर हो उस वक्त आप इसका फार्मूला क्या लिखेंगे, उस वक्त फार्मूला होगा v इक्वल टू माइनस एक्स नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये दो बच्चों आप लोगों ने इक्वेशन याद रखनी है, एक t इक्वल टू ज़ीरो ही है दोनों में, लेकिन एक कब है जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर हो और एक तब है जब बॉडी मीन पोजीशन पर हो। इसको हम जल्दी से क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या ये बात ठीक है भी या रॉन्ग है। देखिए t इक्वल टू ज़ीरो पे अगर बॉडी मीन पोजीशन पर होगा तभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि मीन पोजीशन पे उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होनी चाहिए। इस इक्वेशन में हम बच्चों t इक्वल टू ज़ीरो पुट करके चेक करते हैं आंसर क्या आता है। तो v इज़ इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। देखिए जब t यहाँ ज़ीरो पुट करेंगे तो t ओमेगा से यानी ज़ीरो जब ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो हो जाएगा, तो कॉस ज़ीरो किसकी इक्वल होता है 1। तो ये वेलोसिटी की आपके पास जो वैल्यू आई है ये वेलोसिटी की आपके पास मैक्सिमम वैल्यू बनेगी। तो देखें t इक्वल टू ज़ीरो पे जब बॉडी मीन पोजीशन पर है तो उसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू होगी। इस तरह बच्चों अब इस t इक्वल टू ज़ीरो को अगर हम इस इक्वेशन में पुट करके चेक करें, जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर हो तो उसकी वेलोसिटी ज़ीरो आना चाहिए। आप इसमें ज़रा t इक्वल टू ज़ीरो पुट करो ना तो साइन ज़ीरो पे कितना होता है, ज़ीरो, तो ये पूरी टर्म आपकी ज़ीरो हो जाएगी, तो वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो आ रही है। तो ये जस्ट मैंने आपकी कन्फर्मेशन के लिए बात की है कि t इक्वल टू ज़ीरो जब आता है ना एट t इक्वल टू ज़ीरो, तो अक्सर बच्चे समझते हैं बॉडी मीन पोजीशन पर ही होगा, तो t इक्वल टू ज़ीरो पे बॉडी कहीं पर भी हो सकता है। हम लोगों ने जो याद करनी है दो पोजीशन याद रखनी है, एक उसकी कौन सी मीन पोजीशन और दूसरी कौन सी है एक्सट्रीम पोजीशन। वैसे जो मीन पोजीशन हम ले रहे हैं ना वो कौन सी मीन पोजीशन है, इसको ज़रा समझ लें बात को ना। ये बच्चों इसकी मीन पोजीशन है और इसको हम एक्सट्रीम बोल रहे हैं ना। तो ये जो दो इक्वेशन लिखी हुई है ना, जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी है जब वो मीन पोजीशन से एट t इक्वल टू ज़ीरो जब हम लिखते हैं ना मूविंग बॉडी इज एट मीन पोजीशन, तो इस मीन पोजीशन का मतलब होता है बॉडी इज मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, कि बॉडी जो है वो टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन मूव कर रहा है। और जब हम एक्सट्रीम लिखते हैं तो ये पॉजिटिव एक्सट्रीम हम ले रहे होते हैं, यानी जनरली जब भी एक्सट्रीम की बात होती है उसका मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम होता है, और पॉजिटिव एक्सट्रीम से बॉडी किधर आ रहा होता है, टुवर्ड्स मीन पोजीशन आ रहा होगा। तो ये दो बातें आप लोगों ने याद रखनी है। लेकिन हमारे जो इंटरेस्ट में क्वेश्चन आते हैं
अगर सिंपल मीन वर्ड यूज़ हो जाए या सिंपल एक्सट्रीम वर्ड यूज़ हो जाए तो आप लोगों ने यही इक्वेशन याद रखनी है। वैसे इनके मीनिंग मैंने बता दिए हैं कि यहाँ मीन का मतलब मीन पोजीशन से मोशन टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम है, और यहाँ पर एक्सट्रीम का मतलब पॉजिटिव एक्सट्रीम से मोशन टुवर्ड्स कौन सी है, मीन पोजीशन है। इन बातों का आप लोगों ने थोड़ा सा माइंड में रखना है। हम इनके ग्राफ देखते हैं कि अगर बॉडी ड्यूरिंग एसएचएम अपनी मीन पोजीशन पर हो तो उसका ग्राफ हम कैसे प्लॉट करेंगे। जो बच्चों ऊपर हम ग्राफ प्लॉट करने लगे हैं, ये t=0 पे बॉडी दैट मीन पोजीशन। तो आप ज़रा इस ग्राफ पे गौर करें। इस ग्राफ में तो cos थीटा आ रहा है, और अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो मैंने आपको बताया था cos थीटा का ग्राफ अगर हम प्लॉट करें तो ये वाला जो ग्राफ था वो किसका ग्राफ था, cos थीटा का ग्राफ होगा। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम भी वही ग्राफ होगा जो किसका ग्राफ बन रहा है, cos थीटा का ग्राफ होगा। तो सिंपली बच्चे आप लोगों ने यहाँ से cos थीटा का ग्राफ प्लॉट कर देना है। तो ये जो आपको सामने ग्राफ नज़र आ रहा है ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है, और ये आपके पास उसी इसकी शेप cos थीटा की शेप के साथ ही मैच करेगी। अब अगर बॉडी के हम मोशन देख रहे हैं और बॉडी एट t=0 पे अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है, तो इफ़ एट t=0 बॉडी दैट एक्सट्रीम पोजीशन, तो फिर क्या सिचुएशन डेवलप होगी। उसमें आप ज़रा देखें कि ये वाली इक्वेशन है और इस इक्वेशन में ग्राफ किसका आ रहा है, साइन थीटा का आ रहा है। अगर आपको लास्ट लेक्चर याद है तो मैंने ये जो शेप आपको बताई थी किसके ग्राफ की शेप थी, साइन थीटा के ग्राफ की शेप थी। तो यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ जब एट t=0 बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर हो तो वो ग्राफ भी साइन थीटा वाला ही बनेगा। लेकिन इस फार्मूला में देखें यहाँ पर साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। तो इस नेगेटिव साइन की वजह से जो क्रस्ट होगा वो ट्रफ बनेगा, और जो ट्रफ होगा वो क्रस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसकी शेप कुछ ऐसी बनेगी कि इसका जो क्रस्ट है वो ट्रफ आप बनाएंगे, और जो ट्रफ है उसको आप लोगों ने क्रस्ट बना देना है। अब बच्चों सपोज करो आपका क्वेश्चन पेपर में इस तरह आ गया, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ प्लॉट करें और डिफरेंट ग्राफ्स बने हुए, और उसमें कोई पोजीशन बॉडी की मेंशन नहीं है कि t=0 पे बॉडी कहाँ पर है। अगर क्वेश्चन में ना मेंशन हो तो हम हमेशा इसी ग्राफ को प्रेफर करेंगे, और इसी फार्मूला को ही आप लोगों ने प्रेफर भी करना है। तो ऑनवर्ड आप लोगों ने याद रखना है कि जब भी आपके वेलोसिटी के क्वेश्चन आए उसमें एट t=0 पोजीशन अगर मेंशन नहीं है तो हम हमेशा इसी फार्मूला को ही यूज़ करेंगे। बच्चों ये जो दोनों फार्मूला है ना, इसमें भी आपको x0 ओमेगा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इस फार्मूला में भी x0 ओमेगा लिखा हुआ आ रहा है। ये x0 ओमेगा असल में मैक्सिमम वेलोसिटी को शो कर रहा है, यानी अगर को बॉडी एसएचएम परफॉर्म करे तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला x0 ओमेगा होगा। इसका मतलब ये हो कि इस फार्मूला में ये जो x0 ओमेगा है और x0 ओमेगा है दोनों को हम किस से रिप्लेस कर सकते हैं, v0 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये वाले फार्मूला की शेप क्या बनेगी, v v0 cos ऑफ ओमेगा t, और नीचे वाले फार्मूला की शेप बन जाएगी v v0 साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये बच्चों आप लोगों ने दोनों फार्मूलाज याद रखने हैं कि इन दोनों फार्मूलाज की ये वाली शेप भी करेक्ट है, और x0 ओमेगा क्योंकि मैक्सिमम वेलोसिटी को शो करता है तो दोनों फार्मूला को मैक्सिमम वेलोसिटी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक मैं छोटा सा एमसीक्यू लिखता हूँ, उसको फिर सॉल्व करते हैं। तो मैंने बच्चों के एमसीक्यू लिखा है कि एट व्हाट एंगल, आपसे एंगल पूछ रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। बिल्कुल जिस तरह आप लोगों ने सिंपल हार्मोनिक मोशन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम क्वेश्चन किए थे या डिस्प्लेसमेंट वर्सेस एंगल किए थे, इसके क्वेश्चन सेम है। तो पूछ रहे आप एंगल बताएं जिस पे वेलोसिटी जो है बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, ये उसका क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें बॉडी की कोई पोजीशन मेंशन नहीं है कि t=0 पे बॉडी कहाँ पर है। अगर क्वेश्चन में ये ना मेंशन हो तो हम हमेशा यही वाला फार्मूला यूज़ करते हैं। इस फार्मूला को आपको पता है ना, हम cos ओमेगा t को यहाँ पर cos थीटा भी लिख सकते हैं, और sin ओमेगा t को हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप क्या करोगे, इसको इससे कंपेयर करोगे, v से कंपेयर हो गया, v0 लिखें या v मैक्स लिखें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही बात है। v0 से कंपेयर हुआ तो cos थीटा किस से कंपेयर होगा, 1/2 से कंपेयर होगा। अब ये देखना है कि cos की वैल्यू 1/2 किस एंगल पर होती है। तो अब सब इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि cos की वैल्यू 1/2 60 डिग्री पर होती है, और 60 डिग्री का मतलब π/3 रेडियन होगा। तो अगर आपको बच्चों ये एमसीक्यू आता है ना, एट व्हाट एंगल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो आप लोगों ने इसको कॉज वाली इक्वेशन से कंपेयर करना है। या आप इन शॉर्ट याद रख लें कि जब भी वेलोसिटी के जनरल क्वेश्चन आएंगे, यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उस नंबर को आप लोगों ने कॉज से कंपेयर करना है। तो कॉज 1/2 आ गया। अब कॉज की वैल्यू 1/2 आप लोगों ने याद रखना है 60 डिग्री एंगल पर होगी। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस लेक्चर सुना हुआ है तो एक तो क्वेश्चन आते हैं एंगल के,
अगर यही क्वेश्चन एंगल का होता तो इसका आंसर π/3 रेडियन होता। लेकिन अगर क्वेश्चन में इस एंगल की जगह पर वर्ड टाइम लिखा होता और आपसे पूछता है एट व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, तो मैंने आपको बच्चों टाइम कैलकुलेट करने का एक शॉर्टकट ये बताया था। अगर आप लोगों ने टी कैलकुलेट करना हो तो शॉर्टकट ये होता है कि पहले आप एंगल कैलकुलेट कर लें, फिर एंगल के नीचे जो नंबर लिखा होता है उसको आप 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख देंगे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर क्वेश्चन आता है ना एट व्हाट टाइम वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम हाफ, तो वो टाइम कौन सा होगा, t/6 टाइम होगा। और अगर एंगल पूछ लेता है तो π/3 रेडियन या 60 डिग्री होगा। आप में से जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं और उन्होंने इससे पिछली वीडियो डिस्प्लेसमेंट और टाइम वाली नहीं देखी हुई, तो पहले वो वाली वीडियो देखकर सॉल्व करेंगे इसको, तो ये बहुत इजी आपको लगेगा, क्योंकि उसके अंदर यही सेम मेथड मैंने काफ़ी डिटेल से रिपीट किए मैं, तो इसलिए मैं इन चीज़ों को अब डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब बच्चों यही सेम क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आ जाता है और इसमें थोड़ी सी वो चेंजेस कर देते हैं, वो कह देते हैं कि एट व्हाट एंगल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बिकम हाफ ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू, और इसमें चेंजेस ये कर देता है इफ़ एट t इक्वल टू 0 बॉडी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, ये वो कह देता है कि एट t इक्वल टू 0 बॉडी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। बाकी सारी स्टेटमेंट सेम है, उसने क्वेश्चन में कह दिया बॉडी इज एट एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब जो मसला ये आ गया कि इस एक्सट्रीम पोजीशन की वजह से अब ये वाला फार्मूला एप्लीकेबल नहीं रहा, अब हम ये नीचे वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे क्योंकि बॉडी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर है। तो मैंने बच्चों आपको बताया कि अगर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा तो फिर आप लोगों ने ये जो इक्वेशन लिखी ना v इक्वल टू 1/2 v0, ये किधर से आ गया, ये क्वेश्चन यही है ना सेम, उसी की मैथमेटिकल फॉर्म है। तो अब आप लोगों ने यहाँ पर जो भी नंबर लिखा होगा उसकी जगह पर क्या चीज़ लिखनी है, साइन थीटा लिख कर कंपेयर करेंगे। तो साइन थीटा को 1/2 से कंपेयर करें, तो साइन थीटा को अगर मैं 1/2 से कंपेयर करता हूँ तो साइन की वैल्यू 1/2 जो है वो किस एंगल पर होगी, 30 डिग्री एंगल पर होगी। अगर एंगल 30 डिग्री है तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में तो π/6 रेडियन होगा, यानी π/6 रेडियन बनेगा। और अगर यही आपसे वो टाइम पूछ लेता तो टाइम की वैल्यू यहाँ से जो बननी थी वो आप लोगों के पास t/, इसके नीचे जो नंबर लिखा हुआ है उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर इस नीचे वाले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करें तो t/12 बनेगा। तो अगर यही सेम क्वेश्चन आपसे एंगल का पूछता तो 30 डिग्री ये π/6 रेडियन था, और अगर वो टाइम की बात करता तो t/12 आप लोगों के पास टाइम की वैल्यू आनी थी। अब बच्चों हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो सिर्फ मैक्सिमम वेलोसिटी से रिलेटेड होंगे। अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि v max का जो फार्मूला होता है उसको v0 लिख सकते हैं और वो इक्वल टू होगा x0 ओमेगा के। आपको ये तो आइडिया इस फार्मूले में x0 एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर होगी कि मैक्सिमम वेलोसिटी का एम्पलीट्यूड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। मीन इसके क्वेश्चन आपके इस तरह के आ सकते हैं कि अगर हम एक बॉडी SHM परफॉर्म कर रहे हैं, ड्यूरिंग SHM अगर हम उसका एम्पलीट्यूड डबल कर दें, यानी एक बॉडी SHM परफॉर्म कर रहे हैं और ड्यूरिंग SHM अगर हम उसका एम्पलीट्यूड डबल कर दें तो एम्पलीट्यूड के डबल कर देने से उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी भी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इस तरह के अगर बेसिक से MCQ आते हैं तो याद रखना है कि एम्पलीट्यूड का और मैक्सिमम वेलोसिटी का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है। और एग्जांपल दिए कि अगर इस तरह का MCQ आता है कि ड्यूरिंग SHM अगर हम एम्पलीट्यूड को डबल करें तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, वेलोसिटी ने पहले से क्या हो जाना है, डबल हो जाना है। या अगर आप एम्पलीट्यूड को हाफ कर देंगे तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी ने भी क्या हो जाना है, हाफ हो जाना है। अब बच्चों ये जो ओमेगा लिखा हुआ है ना, डिफरेंट सिस्टम का ओमेगा डिफरेंट होता है, यानी इसी फार्मूला को हम डिफरेंट वे से लिख सकते हैं। अगर इसी फार्मूला को आप मास स्प्रिंग सिस्टम के लिए लिखना चाहें तो आप इस फार्मूले को कुछ यूँ लिखेंगे, मास स्प्रिंग सिस्टम का जो ओमेगा होता है वो √k/m होता है। तो अगर इसी मैक्सिमम वेलोसिटी मास स्प्रिंग सिस्टम की कैलकुलेट करना चाहेंगे तो फार्मूला बन जाएगा x0 ओमेगा की जगह पर √k/m होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मास स्प्रिंग सिस्टम की मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाए तो उसके लिए आपको उस सिस्टम का एम्पलीट्यूड, k स्प्रिंग कांस्टेंट और m अगर पता होगी तो आप इजीली उस मास स्प्रिंग सिस्टम की मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं होता कि क्वेश्चन में मैक्सिमम वेलोसिटी ही पूछे, ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि इसमें 3 वेरिएबल्स हैं। इस साइड पर अगर देखा जाए x0, k और m, और फोर्थ वेरिएबल v0 है। चारों में से कोई से भी 3 गिवन हो तो फोर्थ वन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं इस फार्मूले का थोड़ी शेप चेंज करता हूँ, मैं इसके दोनों तरफ स्केयर लेता हूँ। तो स्केयर लेने से v0 का स्केयर, x0 का स्केयर इंटू k/m, स्प्रिंग कांस्टेंट को अगर मैं अलहदा कर लूँ तो k इक्वल टू बन जाएगा v0 स्केयर, ये m इस तरफ आकर मल्टीप्लाई
ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। तो बच्चों कहने का मकसद ये था कि एक फार्मूला तो ये है ना जो कॉमनली यूज़ होता है, अगर आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछे ये तीनों चीज़ें पता हो तो हम वी नॉट कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन का कतई ये मकसद नहीं है कि आप लोग इससे वी नॉट ही कैलकुलेट करेंगे। एक बहुत यूनिवर्सिटी में बहुत ज़्यादा दफ़ा क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि स्प्रिंग कांस्टेंट आपसे कहता है कैलकुलेट करो, तो अगर आपको क्वेश्चन में मैक्सिमम वेलोसिटी मास किसकी है, उस स्प्रिंग के साथ जो बॉडी अटैच है उसकी मास है, उस बॉडी की मास और जो मास स्प्रिंग सिस्टम है उसका एम्पलीट्यूड गिवन हो, तो आप यहाँ से के नॉट की वैल्यू के की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है, आपसे वो क्वेश्चन पूछता है एक्स नॉट कैलकुलेट करके दें, तो ऊपर वाले फार्मूले को थोड़ा अरेंज करें। एक्स नॉट क्या चीज़ है, जब मास स्प्रिंग सिस्टम SHM परफॉर्म कर रहा है तो उसके एम्पलीट्यूड का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो एक्स नॉट को इसी साइड पर रहने दें, वी नॉट। अब इस तरफ अगर K/M है तो इसको जब दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे तो उधर जाकर कौन सा बन जाएगा, M/K हो जाएगा। तो बहुत फेमस MCQ है बच्चे ये भी कि अगर आपसे मास स्प्रिंग सिस्टम का एम्पलीट्यूड पूछे तो उसके लिए अगर आपको मैक्सिमम वेलोसिटी ड्यूरिंग इट्स SHM और मास ऑफ बॉडी अटैच्ड विद स्प्रिंग और K गिवन हो जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो आप इजीली उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बच्चों आपको फॉर्मेट इसके समझ आ चुके हैं कि इस टाइप के आपके डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, जो कि बज़ाहिर फार्मूला मैक्सिमम वेलोसिटी का था, उससे हम स्प्रिंग कांस्टेंट, मैक्सिमम वेलोसिटी और एम्पलीट्यूड को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसी फार्मूला को हम सिंपल पेंडुलम के लिए देखते हैं कि सिंपल पेंडुलम के लिए इसके लिए डिफरेंट शेप्स कैसी बनेंगी। देखिए मुझे सिंपल पेंडुलम के लिए जो ओमेगा होता है ना वो √G/L के इक्वल होता है, यानी इसका ओमेगा √G/L होगा। इस फार्मूला में अगर सिंपल पेंडुलम की मैक्सिमम वेलोसिटी के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको रिप्लेस करो, तो वी नॉट इक्वल टू एक्स नॉट √G/L। एक तो ये फेमस फार्मूला कि जिसमें आपको अगर दो चीज़ें पता हों, जी तो वैसे हम अर्थ के ऊपर अगर बात हो रही हो तो अर्थ के लिए जी 9.8 होता है, और मून का अगर क्वेश्चन आ जाए तो हमें जी याद होना चाहिए G/6 होता है, या जिसकी वैल्यू को हम 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो सिर्फ आपको एक्स नॉट और एल की वैल्यूज़ पता हों तो ड्यूरिंग SHM आप सिंपल पेंडुलम की वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं, और वी नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी है विच इज़ एट मीन पोजीशन। दोबारा उसी तरह बच्चों इस फार्मूला में अगर आप दोनों तरफ स्केयरिंग करें तो वी नॉट का स्केयर एक्स नॉट स्केयर √G/L, तो यहाँ से जी तो कांस्टेंट है, आपके पास लेंथ के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस एल को आप उस तरफ ले जाएं, एक्स नॉट स्केयर जी डिवाइडेड बाय एक्स नॉट स्केयर जी इसी साइड पर आ, वी नॉट स्केयर उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ पेंडुलम को भी हम इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपका एक्स नॉट और वी नॉट पता हो, एक्स नॉट एम्पलीट्यूड, वी नॉट मैक्सिमम वेलोसिटी और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। ये भी हो सकता है वो किसी अननोन प्लेनेट की बात करे और आपसे ये कहे कि उस अननोन प्लेनेट पे जाकर जी की वैल्यू को कैलकुलेट करें। तो यहाँ से अगर मैं जी की वैल्यू को अलहदा करूँ तो ये फार्मूला कुछ यूँ बन जाएगा, जी इक्वल टू इस वी नॉट स्केयर, ये डिवाइड हो रहा है, इधर आकर दोबारा मल्टीप्लाइड होगा एल वी नॉट स्केयर एल डिवाइड बाय एक्स नॉट का स्केयर। इसके आगे आप वर्ड लिख रहे हैं अननोन प्लेनेट, मीन ये हो सकता है ना क्वेश्चन में ये कहे कि आप इस सिंपल पेंडुलम को किसी अननोन प्लेनेट पर लेकर गए हैं और वहाँ पर उस सिंपल पेंडुलम की लेंथ वो जब SHM परफॉर्म कर रहा है उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी और उसका एम्पलीट्यूड गिवन हो, तो अननोन प्लेनेट के ऊपर हम जी की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर अर्थ के या मून के क्वेश्चन आ जाए तो फिर इन फार्मूलाज में हम जी उसी के यूज़ करेंगे जिसकी वो बात हो रही होगी, और इन दोनों की जी की वैल्यूज़ हमें याद भी हैं। अगर इनके अलावा किसी प्लेनेट की बात करें, अगर लेंथ कैलकुलेट करें तो ज़रूरी है कि उस प्लेनेट पे जी की वैल्यू गिवन होगी, और यहाँ अगर जी की वैल्यू को सब्जेक्ट बना ले तो हम उस अननोन प्लेनेट के ऊपर इस डेटा को यूज़ करके जी की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी फार्मूले को बच्चे दोबारा देखें, इस फार्मूले से हम एम्पलीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपल पेंडुलम का। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्स नॉट को इसी साइड पर रहने दें, वी नॉट इस तरफ लिखा हुआ है, इधर √G/L है तो उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा √L/G की इक्वल हो जाएगा। तो देख लें वही दो बातें, अगर अर्थ का क्वेश्चन है कि आपको L और वी नॉट अगर गिवन है, अगर सिंपल पेंडुलम अर्थ के ऊपर रखा हुआ है तो आप एक्स नॉट की वैल्यू को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों ये फार्मूला तो बहुत सारे बनते हैं। अक्सर बच्चे मुझसे ये कह रहे होते हैं सर इतने ज़्यादा फार्मूले हम कैसे यूज़ करें। देखिए मैं तो आपको ये नहीं कह रहा ये सारे फार्मूला यूज़ करें, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप ये फार्मूला याद करें, सिर्फ इतना याद रखें और आगे इन फार्मूलाज के अंदर एक दफ़ा वैल्यूज़ पुट करके अपने आप को कॉन्फिडेंस दें कि इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। जब भी यूनिवर्सिटी में MCQ आएगा तो आप लोगों ने बेसिक एक ही फार्मूला याद रखना है
इसी फार्मूले को फ़ौरन से आप उस फार्मूला में कन्वर्ट कर लेंगे जिसका वो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा होगा। तो आपको बार बार डिफरेंट फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक फार्मूला आप लोग सिर्फ याद करो। अब बच्चों हम आते हैं, ये तो मास स्प्रिंग सिस्टम है ना, आपको याद होगा मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम भी पढ़ाया था। अब इसी के फार्मूला को वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने बच्चों लिखी है वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम। अगर आपको याद हो तो वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम में हम लोगों ने प्रूव किया था कि m/k जो था वो x/g के इक्वल था। अगर आपको टाइम पीरियड का फार्मूला मैं याद करवाऊँ तो वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम के टाइम पीरियड का फार्मूला था 2π/x/g, और आप लोगों ने m/k वैसे तो फार्मूला था 2π/10/k, तो हम लोगों ने m/k को रिप्लेस कर दिया था किससे, x/g से। तो इन सारे फार्मूलाज में जहाँ पर भी आपको m/k नज़र आता है उसको आप रिप्लेस किससे कर दें, x/g से कर दें। x आपको पता है ना वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम है ना ये वाला, इसके साथ जब हम मास अटैच करते हैं तो इसके अंदर ये जो एक्सटेंशन प्रोड्यूस होती है ना, इस एक्सटेंशन को हम यहाँ पर x बोलते हैं। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल से मैंने डिस्कशन की हुई है, 15-20 मिनट के क्लिप है वो आप देख सकते हैं, उससे आपको वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो जस्ट मैं इसके क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू मैक्सिमम वेलोसिटी बना रहा हूँ, तो हमें समझ आ गया कि इसका जो ओमेगा बनेगा वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का वो m/k होता है ना x/g, तो इसका k/m है, तो k/m को हम क्या लिखेंगे, g/x लिखेंगे। तो वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का ओमेगा √g/x होगा। अब k/m को हम m/k को x/g से रिप्लेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो क्या लिखा हुआ है, k/m लिखा हुआ है, तो इसको रिप्लेस किससे करेंगे, g/x से। अगेन आप इसको रिप्लेस करते हुए आए, ये भी k/m है, इसको भी आप लोगों ने किससे रिप्लेस करना है, g/x से। इसका मतलब ये हुआ कि वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन में आप लोगों ने अगर v0 कैलकुलेट करनी है तो आपको क्या चाहिए, एम्पलीट्यूड चाहिए, और साथ में क्या चाहिए, उस वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम में प्रोड्यूस होने वाली एक्सटेंशन अगर आपको पता हो तो आप इजीली उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखें ना, आपको x पता हो और x0, x और x0 में फ़र्क है। x क्या चीज़ है, उसमें एक्सटेंशन है, और x0 उसका क्या है, एम्पलीट्यूड है। अगर ये दोनों चीज़ें पता हों तो हम मीन पोजीशन पे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। बाकी नीचे वाले फार्मूलाज को हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए इस फार्मूला से अगर आप लोगों ने x0 को सॉल्व करना हो, x0 को तो हम इधर से बना लें, ज़्यादा आसान होगा। x0 को अलहदा कर लें तो किसकी इक्वल हो जाएगा, v0 इंटू √g/x है ना, उस तरफ जाकर हो जाएगा √ कौन सा, x/g। इसका मतलब ये कि मास स्प्रिंग सिस्टम का अगर आपको एम्पलीट्यूड गिवन हो तो आपको v0 पता हो, उस स्प्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होने वाली एक्सटेंशन पता हो, g वैसे ही मार्क्स के ऊपर 9.8 लेते हैं, तो इसको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से अगर हम एक्सटेंशन कैलकुलेट करना चाहें, इस x को ऊपर ले जाएं आप लोग, इस तरफ ले जाएं, इन पैरामीटर्स को इधर शिफ्ट करें, x0² g डिवाइडेड बाय v0² हो जाएगा। x क्या चीज़ है, उस स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली एक्सटेंशन है। तो देख लें बच्चे, अगर आपको x0 और v0 की वैल्यूज़ पता हो जो कि एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वेलोसिटी हैं, और g 9.8 होता है वैसे ही, तो हम इस स्प्रिंग में प्रोड्यूस होने वाली एक्सटेंशन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बच्चों 3 फॉर्मेट आप लोगों ने पढ़ लिए हैं, एक मास स्प्रिंग सिस्टम, एक वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम और एक सिंपल पेंडुलम। अब इसका एक और फॉर्मेट रहता है, उसके भी हम बात करते हैं। देखिए अभी मैंने आपको जितने भी फार्मूलाज पढ़ाए हैं, जब तक आप उन फार्मूलाज में खुद से वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा कि आप इन फार्मूलाज को पेपर में अगर आ जाएँ तो सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई ख़ास चीज़ थी नहीं, इसलिए मैंने उनके MCQ बनाए नहीं है। मैंने आपको सिर्फ फार्मूलाज बना कर दे दिए हैं, आप खुद से वैल्यूज़ अज्यूम करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। इसका एक और फॉर्मेट जो मैं कह रहा था अभी उसको देखते हैं। आपको याद होगा ओमेगा = 2π/t होता है। अब ओमेगा 2π/t हर उस बॉडी के लिए होता है जो SHM परफॉर्म करे, तो ये वाला फार्मूला किसी स्पेसिफिक केस के लिए नहीं होगा, ये जनरल फार्मूला हम बना रहे हैं। तो v0 किसकी इक्वल बन जाएगा, v0 = x0 और 2π/t होगा। इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई बॉडी SHM परफॉर्म कर रहा हो और हमसे उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करने को कहे, अगर उसका एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड पता हो तो हम उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। बल्कि क्वेश्चन बना ही लेते हैं। आप कहेंगे आप आज तो सर को क्वेश्चन ही नहीं बना रहे। देखिए सपोज करें आपका MCQ यूँ आ गया है कि एक बॉडी SHM परफॉर्म कर रहा है। देखिए इसमें मैंने बोला है कोई बॉडी SHM परफॉर्म कर रहा है, वो मास स्प्रिंग सिस्टम भी हो सकता है, वो सिंपल पेंडुलम भी हो सकता है। ये वाले फार्मूला सब के लिए वैलिड है, मास स्प्रिंग सिस्टम हो, सिंपल पेंडुलम हो, वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम हो, क्योंकि इस फार्मूले को हम बोलते हैं ये
जनरल फार्मूला है। जनरल फार्मूला मीन सबके लिए वैलिड है। तो आपका क्वेश्चन आ जाता है कोई भी बॉडी है, मास स्प्रिंग सिस्टम, सिंपल पेंडुलम है, SHM परफॉर्म कर रहे हैं और उनका जो एम्पलीट्यूड है वो 2 मीटर है, एम्पलीट्यूड 2 मीटर है और उसका आपको टाइम पीरियड गिवन है 4 सेकंड्स। एम्पलीट्यूड 2 मीटर, टाइम पीरियड 4 सेकंड और आपसे कहता है ड्यूरिंग SHM उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करो। इस तरह आप खुद से वैल्यूज अज्यूम कर लेंगे। आपको ड्यूरिंग SHM एम्पलीट्यूड भी गिवन है, टाइम पीरियड भी गिवन है और आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी डिमांड कर रहा है। तो देखिए मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए आपको एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड ही चाहिए, तो आप इसमें वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। और अगेन मैं अगर आपसे पूछूं ये किसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट हो रही है, ये कोई भी बॉडी हो, मास स्प्रिंग सिस्टम हो, वर्टिकल मास स्प्रिंग सिस्टम हो, आपका सिंपल पेंडुलम हो, सब के लिए फार्मूला कॉमन है, पहले बता चुका हूँ। x0 को बच्चे हम 2 पुट करेंगे इंटू 2 पाई ओवर, अब टाइम पीरियड आपका कितना आ रहा है 4। देखिए ये 2 इंटू 2 4 से कैंसिल हो गया तो v0 इक्वल टू पाई हो जाएगा। अब अक्सर बच्चे इस पाई में गलती करते हैं क्योंकि ऑप्शन जब यूँ लिखे हुए आते हैं ना पेपर में कि मैक्सिमम वेलोसिटी इसकी कितनी होगी, पाई रेडियन होगी, सिंपल पाई होगी, पाई मीटर पर सेकंड होगी या ऑल आर पॉसिबल। तो अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि इस पे पाई के साथ हम रेडियन लिख देते हैं। तो याद रखना है कि आप लोगों ने इसके रिस्पेक्ट से यूनिट लिखनी है। कि v0 पाई है तो v0 की यूनिट लिखोगे ना, तो v0 की यूनिट तो क्या बनेगी, मीटर पर सेकंड होगी। तो इसका आंसर आपका पाई मीटर पर सेकंड होगा, या अगर मैं पाई की वैल्यू भी पुट कर दूँ तो 3.14 मीटर पर सेकंड होगा। अगर ये दोनों लिखे होंगे तो फिर बोथ ऑप्शन कंसिडर होगा। तो अक्सर बच्चे इसको कुछ ये सोच लेते हैं कि पाई के साथ रेडियन लगाना चाहिए मुझे, और कुछ ये सोच लेते हैं कि जो पाई है उसकी तो कोई यूनिट होती नहीं है, तो उनको ख्याल लगता है कि शायद इसका ऑप्शन पाई होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें कि आप लोगों ने पाई के साथ कौन सी यूनिट लिखनी है। ये बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि पाई की कोई यूनिट नहीं होती और ये रेशो होती है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल की टू द डायमीटर ऑफ सर्कल के साथ। लेकिन यहाँ पर इसके साथ यूनिट कौन सी लिखनी है, जो इस तरफ फिजिकल क्वांटिटी लिखी होगी, इस तरफ अगर वेलोसिटी लिखी हुई है तो उसकी यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगी। तो इसलिए आप लोगों ने इसका जो ऑप्शन चूज़ करना है वो सी ऑप्शन होगा। अब बच्चों हम देखते हैं कि इसी फार्मूला से हम एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी को थोड़ा रीअरेंज करते हैं। तो एम्पलीट्यूड देखें कैसे कैलकुलेट होगा। x0 को इसी साइड पे रहने दें, ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। v0 टाइम पीरियड, देखें ये t इस तरफ आ गया, डिवाइड बाई 2 पाई हो जाएगा। कोई भी बॉडी स्प्रिंग हो, आपका सिंपल पेंडुलम हो, अगर उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करने को आ जाए, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी और टाइम पीरियड हमें पता हो, तो इस फार्मूला से हम उसका एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरह बच्चों अगर उनके टाइम पीरियड के क्वेश्चन आ जाए, t को उस तरफ ले जाएँ तो t इज़ इक्वल टू, इसको नीचे ले तो 2 पाई x0, ये तो इसी तरफ लिखा है, मैंने थोड़ा ऑर्डर चेंज कर दिया, डिवाइड बाई v0 हो जाएगा। अब बच्चों को अक्सर गलती ये लगती है, उनको आदत हुई होती है कि मास स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड का सवाल आना है तो m/k गिवन होंगे तो टाइम पीरियड कैलकुलेट होगा। देखिए इस फार्मूले से भी तो टाइम पीरियड कैलकुलेट हो रहा है। या पेंडुलम का क्वेश्चन आता है तो उनको लगता है कि जब तक पेंडुलम की लेंथ नहीं पता होगी हम उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें आप लोग याद रखें कि यहाँ से भी तो टाइम पीरियड कैलकुलेट हो रहा है, और अगर उस सिस्टम का आपको एम्पलीट्यूड पता हो और मैक्सिमम वेलोसिटी पता हो तो हम किसी भी सिस्टम का टाइम पीरियड इस फार्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फार्मूला कैसे है, सिंपल, आप लोगों ने इसको ऊपर शिफ्ट किए, वो इसकी जगह पर आ गया। तो ये आपको आइडिया हो गया कि इस तरह अगर मैक्सिमम वेलोसिटी के क्वेश्चन आ जाएँ तो किसी भी सिस्टम के हम मैक्सिमम वेलोसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों ने बच्चों आज के लेक्चर में वेलोसिटी जो शुरू की हुई है, पहले फार्मूला में हम लोगों ने वेलोसिटी को थीटा और वेलोसिटी को टाइम के साथ लिंक किया, और वो जो v लिखी हुई थी वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, उसके क्वेश्चन देख लिए। यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टाइम और एंगल के कैसे क्वेश्चन आएंगे वो हो चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने बहुत डिटेल से डिस्कशन की कि अगर मैक्सिमम वेलोसिटी के क्वेश्चन आ जाएँ तो डिफरेंट सिस्टम के कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब बच्चों हम देखेंगे कि अगर आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के ही क्वेश्चन आ जाए और क्वेश्चन में आपको इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट गिवन हो, तो उन क्वेश्चंस को आप लोगों ने कैसे सॉल्व करना है। देखो बच्चों मैंने आपके लिए फार्मूला लिखा है, v इसमें जो लिखी हुई है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ओमेगा से आप ऑलरेडी फेमिलियर हो चुके हुए हो। एंगुलर वेलोसिटी है वो किसी भी सिस्टम के लिए हम लिख सकते हैं। x0 जो है वो एम्पलीट्यूड है और x इसमें जो लिखा है वो इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। इस इक्वेशन से भी नज़र आ रहा है कि वैसे आपको पता है ना, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट इज़ ऑलवेज टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को हम हमेशा मीन पोजीशन से लेते हैं। तो देख लें जितनी x की वैल्यू ज़्यादा होती जाएगी, इस माइनस साइन की वजह से आपको जो डायरेक्ट रिलेशन नज़र आ रहा है वो इन्वर्स होगा ना। तो जितनी x की वैल्यू ज़्यादा होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उतनी कम होगी। और अगर हम x को 0 पुट कर दें
ज़रा सोचें जल्दी से, अगर x को 0 पुट करें तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर वही फार्मूला नहीं बन जाएगा v इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। देखें ना, मीन पोजीशन पे x 0 हुआ ना, क्योंकि x इज़ टेकन फ्रॉम मीन पोजीशन, और अगर मीन पोजीशन की बात करें x 0 हो गया, इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होकर ये फार्मूला बन गया। और अभी हम ये डिस्कस कर रहे थे, ये मैक्सिमम वेलोसिटी का ही फार्मूला है। और यहाँ से आपको ये चीज़ क्लियर हो रही, जितनी x की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी बॉडी का मीन पोजीशन से जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा, उतनी उस बॉडी की वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरह अगर हम इस इक्वेशन को देखें एट एक्सट्रीम पोजीशन पे देखें x किसकी इक्वल हो जाता है, एक्स नॉट। अगर एक्सट्रीम पोजीशन पे x को अगर मैं एक्स नॉट पुट कर देता हूँ तो v इंस्टेंटेनियस इज़ इक्वल टू, देखिए इसकी जगह एक्स नॉट लिखेंगे तो एक्स नॉट स्क्वायर से कैंसिल होकर 0 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये इक्वेशन ये शो कर रही है कि एक्सट्रीम पोजीशन पे वेलोसिटी की वैल्यू 0 होती है। और आप लोगों ने ये वाली इक्वेशन किस पोजीशन की लिखी है, मीन पोजीशन की ही लिखी है। और इस इक्वेशन में आप लोगों ने x को क्या पुट किया, 0। देखिए अगर हम इसमें x को 0 पुट करते हैं तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाती है। एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाएं तो वेलोसिटी किसकी इक्वल हो जाएगी, 0 की इक्वल हो जाएगी। तो ये तो कुछ बेसिक केस है जो हम ऑलरेडी पहले विदाउट यूजिंग दिस इक्वेशन भी कैलकुलेट कर चुके हैं। अब देखते हैं कि इस इक्वेशन के क्वेश्चन किस तरह के आएंगे। आप लोगों ने बच्चों याद रखना है, जब भी इसके क्वेश्चन आएंगे आपको क्वेश्चन में x गिवन होगा। अब ये हिंट याद रखना, आपको x जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ x नॉट गिवन होगा। इन टर्म्स ऑफ x नॉट का क्या मतलब है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। और आपसे वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू पूछेगा, यानी x गिवन होगा और आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू पूछेगा। ये जो मैंने बात की है ना कि आपको x इन टर्म्स ऑफ x नॉट गिवन होगा, इसका क्या मतलब है ये ज़रा देखें। देखिए आपके क्वेश्चन यूँ आएंगे, वो कहेगा ड्यूरिंग SHM इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैलकुलेट करें। अब ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किसकी कैलकुलेट करें, किसी की भी हो सकती है, मास स्प्रिंग सिस्टम हो, सिंपल पेंडुलम हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और आपको क्वेश्चन इस तरह के आएंगे, व्हेन x इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। बताया ना मैंने x नॉट जो है वो एम्पलीट्यूड है। अब आपको समझ आ गया x इन टर्म्स ऑफ x नॉट गिवन होगा। तो ये क्वेश्चन है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ जब x जो है वो हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड हो जाए। या क्वेश्चन यूँ बन सकता है, ये अलहदा से क्वेश्चन है, जब x जो है वो x नॉट बाई 4 हो जाए। या आपको यूँ क्वेश्चन आ जाए x इज़ इक्वल टू x नॉट बाई अंडर रूट 2 हो जाए। तो इस तरह के बच्चों बहुत सारे आपके क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपको x इन टर्म्स ऑफ x नॉट गिवन हो, तो आप उन क्वेश्चंस को इस फार्मूला में x की वैल्यू पुट करके आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसका आंसर कैसे आता है। अब आप पुट करें इस फार्मूले में x को x नॉट बाई 2 और उसको सॉल्व करते हैं तो देखिए बन जाएगा v इंस्टेंटेनियस इज़ इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर, तो उसको अपना लिखा ही हुआ है। अब आप लोगों ने इस x की जगह पर x नॉट बाई 2 पुट करना है और उसका स्क्वायर लेना है। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, x नॉट स्क्वायर बाई 4। तो देखिए मैंने इस फार्मूले में x की वैल्यू पुट की, x नॉट बाई 2 और उसका स्क्वायर किया तो x नॉट स्क्वायर बाई 4 हो गया। इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें, इसका आपका 4 एलसीएम आ रहा है, इधर 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा, 4x नॉट स्क्वायर माइनस x नॉट स्क्वायर, तो v इंस्टेंटेनियस इज़ इक्वल टू ओमेगा। इसको इसमें से माइनस कर दें तो 3x नॉट स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। अब देखिए x नॉट स्क्वायर और 4 का तो अंडर रूट लिया जा सकता है, तो इसको आप अंडर रूट से बाहर लिख सकते हैं, मीन इसका आप अंडर रूट ले लें तो कुछ चीज़ यूँ बन जाएगी x नॉट ओमेगा बाई 2 और अंडर रूट 3 हो जाएगा। अब ये जब क्वेश्चन आते हैं ना, जब आपको v इंस्टेंटेनियस इन और x इन टर्म्स ऑफ गिवन होता है और आपसे v इंस्टेंटेनियस पूछता है, तो उस फार्मूले के जो ऑप्शन होते हैं वो ज़्यादातर इस फॉर्म में लिखे होते हैं, यानी ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ ओमेगा लिखे होंगे। तो आप लोगों ने यही आंसर चूज़ करना है। अक्सर में हम ऑप्शन देखकर समटाइम फार्मूला गेस करते हैं ना, तो ये ऑप्शन इतने अजीब व गरीब किस्म के होते हैं कि अक्सर बच्चों को माइंड में आते नहीं कि ये वाली जो शेप है किस फार्मूला से आ सकती है। तो इसका हाल यही है कि आप ये याद रखें, जब भी आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछे और आपको x गिवन हो और इस तरह के ऑप्शन हो, तो हमेशा आप लोगों ने यही वाला फार्मूला यूज़ करना है। इस फार्मूले को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, देखिए ओमेगा 2 पाई ओवर टी होता है ना, मतलब इसके ऑप्शन थोड़े और भी चेंज होकर आ सकते हैं। क्वेश्चन सेम है, बस ऑप्शन चेंज कर रहे हैं। ओमेगा को हम 2 पाई ओवर टी लिख सकते हैं, तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू x नॉट बाई 2 और ये जो ओमेगा लिखा हुआ है इसको आप लोगों ने 2 पाई ओवर टी लिख देना और साथ में अंडर रूट 3 हो जाएगा। तो देख लें
एक्स नॉट बाई उसी तरह ओमेगा की जगह पर आप लोगों ने 2 पाई ओवर टी लिखा है, √3 हो गया। अब देखिए जो कैंसिल हो रहे हैं, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू ये आपका बच गया एक्स नॉट पाई टाइम पीरियड और √3 हो जाएगा। इस तरह बच्चे हम इसको, एक तो ये वाली इसकी शेप बड़ी फेमस है, इस शेप के MCQ आ सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसको थोड़ा और मॉडिफाई करें तो आप लोगों ने ये तो पढ़ रखा है ना कि 1/टाइम पीरियड जो होता है वो इक्वल टू फ्रीक्वेंसी होता है, तो अब 1/t की जगह पर FP लिख सकते हैं। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा v इंस्टेंटेनियस इक्वल टू एक्स नॉट पाई 1/टाइम पीरियड की जगह पर क्या लिख सकेंगे f और √3 हो जाएगा। तो ये वाला फार्मूला ऊपर वाला जो है ना 1/टाइम पीरियड, इसको फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपको बच्चों आइडिया हो चुका होगा कि जब भी आपके पास इस फार्मूला के एक शेप मैंने भी आपको समझाई है, जब आपका x गिवन हो तो v इंस्टेंटेनियस को हम इस तरह डिफरेंट फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि आपका ऑप्शन कौन सा गिवन है, जो ऑप्शन आपका मैच करेगा उसको आप लोगों ने चूज़ कर लेना है। अब बच्चों में इसी फार्मूला की एक और फॉर्म देखते हैं। वो फॉर्म कुछ यूँ है कि आप इसमें विद इन द ब्रैकेट एक्स नॉट स्क्वायर कॉमन करें, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है, यहाँ से आप इस √, को सेपरेट करके लिख सकते हैं ओमेगा। इसका स्क्वायर √, से कैंसिल हो गया, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ एक्स नॉट ओमेगा और इनटू हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्स नॉट ओमेगा को हम v नॉट की को लिख सकते हैं, तो v नॉट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। ये बहुत बच्चे फेमस फार्मूला है, ये आपका वैसे भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ सकता है कि करेक्ट फार्मूला कौन सा है, तो आप इस फार्मूला को चूज़ कर सकते हैं। इस फार्मूले के क्वेश्चन किसके आते हैं, इस फार्मूले के इस फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, यानी v ओवर v नॉट आपसे पूछ सकता है, या क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपसे v नॉट ओवर v पूछ लें, यानी v नॉट आपको आता है मैक्सिमम वेलोसिटी है, यानी वेलोसिटीज़ की रेशियो के क्वेश्चन आ सकते हैं। ये ध्यान से आप लोगों ने पढ़ लेना है कि v/v नॉट पूछा हुआ है या v नॉट बाई v पूछा हुआ है। तो इसके आप साथ लिख लें कि इसके रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़ के क्वेश्चन आएंगे इस फार्मूले के, और आपको क्वेश्चन में x गिवन होगा। तो नॉर्मली इसके क्वेश्चन इसी तरह के आते हैं कि आपको रेशियो वेलोसिटी के क्वेश्चन आते हैं और क्वेश्चन में आपको x गिवन होता है, और वही बात x आपको गिवन होगा इन टर्म्स ऑफ x नॉट। x इन टर्म्स ऑफ x नॉट का मतलब क्या है, यानी आपको यूँ क्वेश्चन आ सकता है, मैं एक MCQ करवाता हूँ आपको, आपसे कह सकता है कि बॉडी SHM परफॉर्म कर रहा है, कौन सा बॉडी SHM परफॉर्म कर रहा है, वो मास स्प्रिंग सिस्टम भी कह सकता है और सिंपल पेंडुलम भी, और व्हेन आपसे कह सकता है, इन इसकी रेशियो वेलोसिटी कैलकुलेट करो व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। या आपका एक और क्वेश्चन बन सकता है व्हेन इट्स डिस्प्लेसमेंट बिकम इक्वल टू 1/3 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड, और इट्स डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एक्स नॉट बाई √2 ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप इनकी खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत इजीली ये फार्मूलाज मेमोराइज हो जाएंगे, और फिर आपको याद भी रहेगा कि इनके किस टाइप के MCQ आ सकते हैं। हम इनमें से चलें पहले कोई सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इस इक्वेशन में क्योंकि उसने v/v नॉट पूछा हुआ है, अक्सर बच्चों को यही गलती होती है, वो हमेशा v/v नॉट ही समझते हैं। तो मैंने बोला v नॉट बाई v भी पूछ सकता है, तो आप लोग पहले चले हम v/v नॉट को ही कैलकुलेट करते हैं। इस फार्मूला में आप लोगों ने सिर्फ किसकी वैल्यू पुट करनी है, x की वैल्यू पुट करनी है। इन तीनों में अगर हम इसको सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इसकी वैल्यू पुट करो, यहाँ पर x की जगह अब इसकी वैल्यू पुट करोगे तो x नॉट बाई 2 है ना, तो बन जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4। ये आप लोगों ने इसका स्क्वायर किया x का ना, एक्स नॉट स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई आप लोगों ने वही पुराना एक्स नॉट का स्क्वायर लिख देना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो योर v/v नॉट इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1/4 हो जाएगा। तो योर v/v नॉट इज़ इक्वल टू, इसका एलसीएम ले सकते हो ना, 4 माइनस 1/4, तो v/v नॉट इज़ इक्वल टू √3, वो हो गया ना 3 माइनस 1, 4 का √ लेंगे तो 2 हो जाएगा। तो v/v नॉट अगर पूछेगा तो √3/2 होगा। लेकिन बच्चों ये क्वेश्चन यूँ भी चेंज होकर आ सकता है कि v नॉट बाई v आपसे अगर पूछ ले, तो देखिए उसने इसका अपोजिट पूछ लिया v नॉट बाई v, तो आप एंड वाले स्टेप में रेसिप्रोकल लेके आंसर बता देंगे उसे,
और इसका आंसर बन जाएगा 2/√3 हो जाएगा। तो ये बात लाजमी याद रखिएगा कि समटाइम हम लोगों का जो लास्ट स्टेप होता है उसका हमें रेसिप्रोकल भी लेना पड़ता है। तो आपको आइडिया हो गया कि अगर मैक्सिमम वेलोसिटी के क्वेश्चन आ जाए तो इस फार्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, यानी रेशियो ऑफ वेलोसिटीज़ के आ जाए ना। देखिए सपोज करें आपके मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करने के क्वेश्चन आ गए, इस फार्मूले में V0 को इसी साइड पर रहने दें, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ ना, तो 2/√3 इंटू वी हो जाएगा। देखिए अगर आपको क्वेश्चन यूँ आ जाता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करें और आपको क्वेश्चन में किसकी वैल्यू गिवन है, एक्स की वैल्यू सिर्फ गिवन है, और साथ में आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है, यानी क्वेश्चन में आपसे कहता है कि आपको एक्स की वैल्यू गिवन है और आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू भी गिवन है, तो इस फार्मूला को यूज़ करके हम इजीली लास्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ तक तो आप पहुँच आएंगे, V0/V इक्वल टू दिस। ये आप लोगों ने इक्वेशन किस बेस पे बनाई है, सिर्फ x की बेस पे बना ली है। लास्ट स्टेप में मैंने आपको बताया कि अगर हम मैक्सिमम वेलोसिटी की एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, अभी तो हम लोगों ने इन दो की रेशियो कैलकुलेट की है, अगर आप एग्जैक्ट वैल्यू V0 कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो अगर आपको v की वैल्यू गिवन हो तो आप V0 को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कोई भी v की वैल्यू सपोज कर लें, मैं लेट कर लेता हूँ, लेट v इक्वल टू है जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड है। v कौन सी वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी उस सिस्टम की 3 मीटर पर सेकेंड है, और आपसे मैं कहता हूँ उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट करो। और शुरू में तो वो क्वेश्चन चल रहा है ना कि जब x इक्वल x0/2 हो जाए, यानी ये इसकी वेलोसिटी जो गिवन है, ये जो 3 मीटर पर सेकेंड गिवन है, कब गिवन है, जब x किसकी इक्वल हो जाए, हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड हो जाए, उस वक्त उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकेंड है, और आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं V0 कैलकुलेट करो। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि व्हेन x इक्वल x0/2 हो जाए and at this position its instantaneous velocity is 3 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी। तो लास्ट स्टेप का आप थोड़ा चेंज कर दो, इसको आप इसके साथ लिख दो, 2 इंटू वी की जगह पर 3/√3 हो जाएगा, तो 6/√3 मीटर पर सेकेंड इसका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, एंड पे स्टेप मैंने थोड़ा और चेंज करके आपको करवाया है, तो उस चीज़ को भी आप लोगों ने माइंड में रखना है। इसी फार्मूले को बच्चों एक बहुत फेमस MCQ मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा है। इसमें कह रहे हैं कि बॉडी मास 5 ग्राम इज़ परफॉर्मिंग SHM विद एम्पलीट्यूड 10 सेंटीमीटर। यानी एक बॉडी है जिसकी मास 5 kg है, 5 ग्राम है, वो SHM परफॉर्म कर रहा है। इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज़ 100, यानी आपको क्वेश्चन में उसकी V मैक्स गिवन है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, इट्स वेलोसिटी विल बी 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीन V आपको इंस्टेंटेनियस गिवन है एट ए डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो क्वेश्चन उसका ये है कि एम्पलीट्यूड सिस्टम का 10 सेंटीमीटर है जो SHM परफॉर्म कर रहा है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी गिवन है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी गिवन है, और क्वेश्चन में आप लोगों से उसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। तो देखिए वही फार्मूला जब भी हम लोगों ने पढ़ा यूज़ होगा। मैं ज़रा उस फार्मूला को दोबारा लिखता हूँ, v इज़ इक्वल टू V0 इंटू 1 - x²/x0² था। आपको याद होगा जो मैंने पीछे क्वेश्चन किया तो उसमें x की वैल्यू गिवन थी। अब लास्ट क्वेश्चन में जो चीज़ गिवन थी या वही चीज़ उसने इस क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो कोई भी इस तरह का फार्मूला आ जाए, इसमें 4 चीज़ें हैं ना, 1 2 3 4, इन चारों में से किसी को भी वो पेपर में पूछ सकता है। v के क्वेश्चन आ सकते हैं, V0 के आ सकते हैं, x के आ सकते हैं, x0 के आ सकते हैं। जिस तरह यहाँ पर उसने क्वेश्चन में x को पूछा हुआ है, तो जिस चीज़ का क्वेश्चन पूछा गया हो आप लोगों ने उसी को सब्जेक्ट बनाना है। तो यहाँ से हम x को सब्जेक्ट बनाते हैं। x को सब्जेक्ट बनाने के लिए आप लोगों ने बोथ साइड पे स्केयरिंग करें, इधर भी स्केयर, इधर स्केयर, इधर स्केयर, एंड रूट से कैंसिल हो गया, तो 1 - x²/x0²। अब आप लोगों ने x को यहाँ से अलहदा करना है। इसके बहुत सारे वेज हैं, जो आपको इजी लगता है वैसे आप कर सकते हैं। मैं एक बहुत बेसिक मेथड से करता हूँ, इसको इस तरफ ले आता हूँ, तो v का स्केयर ओवर V0 का स्केयर इक्वल टू 1 - x²/x0²। हमें क्योंकि x को अलहदा करना है, इस सारी चीज़ को आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, इस वैल्यू को आप उस तरफ शिफ्ट कर दें, तो कुछ इक्वेशन यूँ बन जाएगी, x का स्केयर ओवर x0 का स्केयर 1 - v²/v0 का स्केयर। हमें क्योंकि x चाहिए, x0 स्केयर को भी दूसरी तरफ ले जाएं, तो x का स्केयर इक्वल टू हो जाएगा 1 - v²/v0 स्केयर और इनटू x0 स्केयर। अब बच्चों आपको जो चीज़ अननोन थी उसको आप लोगों ने सब्जेक्ट बना ली है। अब राइट साइड पे वैल्यूज पुट करें, 1 - देखिए ना इन दोनों के ऊपर स्केयर आ रहा है,
तो इसको मैं इकट्ठा स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इनकी वैल्यूज पुट करके। v आपको 50 गिवन है, v नॉट 100 गिवन है, तो v की जगह 50, v नॉट की जगह 100 और दोनों के ऊपर होल स्क्वायर लिख सी है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ईजी हो जाएगी कैलकुलेशन, बजाय हम दोनों के अलग-अलग स्क्वायर लेते रहे ना। x नॉट एम्पलीट्यूड था जो कि 10 गिवन था, तो यहाँ पर 10 का जब स्क्वायर लिखूंगा तो कितना हो जाएगा 100, मैंने डायरेक्ट स्क्वायर लिख सी है। इसको मैंने इस तरह इसलिए किया है कि इसको सॉल्व करना आसान है। 50 को 100 से कैंसिल किया है, 2 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1 - 1/4 इंटू 100। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, अब ले सकते हो ना, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 - 1 3/4 इंटू 100। इसको इससे कैंसिल कर दो तो 25, तो आपका x का जो स्क्वायर बच गया है वो 3 इंटू 25 आ गया। अब जो देखने हैं हमारे ऑप्शन किस तरह के, हमारे ऑप्शन तो x के हैं ना, तो एक तो आपको दोनों साइड पे अंडर लेना पड़ेगा, स्क्वायर अंडर से कैंसिल हो गया। अब देखिए हमारे ऑप्शन में एक वैल्यू अंडर के अंदर है और एक वैल्यू अंडर से बाहर है, तो बेहतर है कि हम इसको अंडर 75 लिख सें। अंडर 75 लिखने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि ऑप्शन में अंडर 75 नहीं है, तो फिर उस टर्म का, उस नंबर का आप स्क्वायर ले लें जिसका कंप्लीट स्क्वायर पॉसिबल है। तो 25 का कंप्लीट स्क्वायर हम ले सकते हैं, तो 5/3 हो जाएगा, यानी ये 25 अंडर से बाहर जाकर 5 और साथ में अंडर 3 हो जाएगा, और आप लोगों के पास x जो आ जाएगा 5/3 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों का जो करेक्ट ऑप्शन इस केस में बनेगा 5/3 सेंटीमीटर की इक्वल होगा। अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़।